बिहार में दिखने लगा यास तूफान का असर, तेज आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। देश के साथ ही बिहार में भी तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 1.95 लाख केस, तो बिहार में भी मिले 2844 केस। कोरोना को लेकर लखीसराय में बेखौफ हुए लोग, लॉकडाउन के बीच उड़ रही नियमों की धज्जियां, प्रशासन की दिख रही लापरवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर के। भले ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम तो हो रही है, लेकिन बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से गिर रही है। राज्य में 41 दिनों के बाद कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3000 के नीचे है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2844 नए मरीज मिले हैं। वहीं 12 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर की पीक की शुरुआत हुई थी। उस दिन 2999 नए संक्रमित मरीज मिले थे और उसके बाद अब 41 दिनों के बाद प्रदेश में इतने कम आंकड़े देखने को मिले हैं। यह आंकड़ा जो है वो कम होता दिख रहा है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण दर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सोमवार को घटकर 2.22% पर आ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर बात की जाए तो जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पटना में सर्वाधिक 490 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि इसके साथ साथ प्रदेश में समस्तीपुर ऐसा जिला रहा जहां सबसे अधिक संक्रमित सामने आए, जहां पटना के बाद समस्तीपुर में 201 मामले सामने आए। वहीं औरंगाबाद में 124, बेगूसराय में 148, गया में 139, कटिहार में 132, तो पश्चिमी चंपारण में 104 मामलों की पुष्टि हुई। और इसके साथ ही राजधानी पटना सहित सिर्फ 7 ऐसे जिले हैं जहां 100 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इधर बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को अब 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में अब पाबंदियां जो है उसको लेकर के भी बातें की गई। बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसको लेकर के बिहार में लॉकडाउन पार्ट 3 का ऐलान किया गया है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। साथ ही बिहार सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन, डाक, दूरसंचार, बिजली, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, जलापूर्ति जैसे जो आवश्यक जो जानकारियां, जो सुविधाएं हैं, उनके कार्यालय जो होंगे वो पूरी तरीके से खुले रहेंगे। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं के जो कार्यालय हैं उनको किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। साथ ही निर्माण सामग्री तथा निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें हफ्ते में 2 दिन यानी सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 से 10 बजे तक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहेंगी। इधर प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर के प्रदेश में लॉकडाउन तो जारी है, इसके बावजूद भी लखीसराय जिले में कोरोना संक्रमण से बेखबर लोग। दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली और इसका असर है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल ये तस्वीरें लखीसराय जिले की है। मुख्यालय के साथ साथ बाजारों, कस्बों, टोला तथा मोहल्लों में लोग नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं बाजारों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलने वाले बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन यहाँ पे नहीं है। वहीं प्रशासन मानो इन तस्वीरों के बावजूद भी मूक दर्शक बनकर दिख रही है। तो आपको बता दूं कि ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको बताने के लिए काफी, आपको देखने के बाद आप खुद उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें लखीसराय में आई है, जहां पर कोरोना संक्रमण के बाद जहां एक तरफ भले ही मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी मरने वालों के आंकड़ों में लगातार जो इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लखीसराय में प्रशासन जो है उसकी जो सख्ती है वो दिख रही है। प्रदेश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन अब 3 की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसे में प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों के लिए मुश्किल बन सकती है। यहाँ के प्रशासन के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि कोरोना के इस काल में जब लोगों को बचाने के लिए लाख कवायदे की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की थोड़ी सी लाचारी, थोड़ी सी जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं उसके बाद थोड़ी सी उनकी बेचारगी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए काफ़ी, और संक्रमण का खतरा अगर बढ़ा तो ये काफ़ी मुश्किल भरा होगा।
सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा, ना मास्क लगा रहा है। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। कोरोना का किसी को डर ही नहीं है कि क्या है कोरोना। प्रशासन तो कभी कभी आता है, प्रशासन जल्दी से ध्यान नहीं दे रहा है। सब प्रशासन का लापरवाही है, सरकार कुछ करती नहीं है इस पे। बिना मास्क के लोग कितना लोग घूर रहा है, प्रशासन लोग कुछ करता ही नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से लोग भी वहां के कहते हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही वहां पर दिख रही है। जिस तरीके से बचाव को लेकर के, लोगों की सुरक्षा को लेकर के मास्क का प्रयोग करना, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात की जाती है, लेकिन ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से औरंगाबाद में, माफ कीजिएगा, लखीसराय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो भी मानने को तैयार नहीं है और नियमों को ताक पर रख करके बाजारों में उमड़ रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक जब बाजारें खुलती हैं तो लोग मानो उमड़ पड़ते हैं और इसको लेकर के प्रशासन की कहीं सख्ती नहीं दिखी। और पूरी तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक भी प्रशासन के आला अधिकारी या कर्मचारी जो है वो सड़कों पर नहीं दिखे, लोगों को समझाते हुए नहीं दिखे। और हमारे साथ लखीसराय से हमारे सहयोगी सरफराज जुड़े हुए हैं। सरफराज, क्या लगता है, प्रशासन की आखिर में लाचारी है या बेचारगी है? किस तरीके की ये जो तस्वीरें दिख रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर प्रशासन को मानो कि मुख्य दर्शक बना करके बैठी है। क्या कोरोना संक्रमण ऐसे ही रोकने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, निर्भय ऐसा है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू होने के बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, लेकिन उसी 10 बजे तक ही लखीसराय जिला मुख्यालय का जो बाजार है, कस्बा है, मोहल्ला है, बिल्कुल, उसके इर्द गिर्द सैकड़ों गांव हैं। बिल्कुल, उस गांव के बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में लखीसराय के बाजारों में जुटते हैं और एक भारी भीड़ जमा हो जाती है लखीसराय के बाजारों में। लेकिन क्या लगता है सरफराज, प्रशासन आखिर में कहां है? लोगों को समझाने में प्रशासन आखिर में क्या कर रही है? प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में अब तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत कल से हो जाएगी, लेकिन ऐसे में क्या ऐसे ही प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है, लोगों को ऐसे ही जागरूक कर रही है? क्या कोरोना संक्रमण अगर यहां फैलता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपने अधिकारियों से, प्रशासन के लोगों से बातचीत की? जी, प्रशासन से बात हुई, प्रशासन के पदाधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई, लेकिन उनका कोई साफ रुख स्पष्ट नहीं नजर आया और वे मैंने बात को टालते नजर आए हैं। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल हैरान करने वाले हैं और चिंता बढ़ाने वाले हैं। इस तरह की तस्वीर अगर देखने को लगातार निरंतर मिलती रही तो स्थिति बहुत भयावह हो सकता है। बिल्कुल, सरकार जिस तरीके से कोरोना काल में जब अपना पीठ थपथपा रही है, संक्रमण की जब संख्या कम हो रही है तो सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। खुद सूबे के जो शहंशाह कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब वो सामने आते हैं और ट्वीट करते हैं और बधाई देते हैं, खुद को बधाई देते हैं कि हमने प्रदेश में लॉकडाउन कर लिया है और अब लॉकडाउन का नजारा यहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें उभर करके आई है, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ऐसे ही कोरोना से लड़ने की तैयारी है? क्या ऐसे ही व्यवस्थाओं के बल पर सरकार जो है वो कोरोना से लड़ेगी? ये तस्वीरें डराने वाली है, ये तस्वीरें परेशान करने वाली और साथ ही साथ सोचने पर यह भी मजबूर कर रही है कि क्या सरकार के भरोसे ही आप रहेंगे? क्या आप अपनी जो सुरक्षा है उस पर ध्यान नहीं देंगे? अगर ऐसे नहीं ध्यान देंगे तो कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कोरोना अब अपना पैर पसार चुका है। इसलिए आपसे बार बार अपील है कि चाहे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी आप खुद स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात औरंगाबाद की करते हैं। औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में राजग कोविड सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि ओबरा विधायक ऋषि कुमार यादव ने ओबरा विधानसभा के दोनों प्रखंड मुख्यालय में मुफ्त दवाई और अन्य चिकित्सीय सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसका नजारा दिखा कि वहां पर लोग भी आए और दवाएं भी ले रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तो बात अब रोहतास की भी कर ही लेते हैं। रोहतास जिले में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कोरोना संक्रमण के दौरान जारी लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करगहर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ पूर्व अस्पताल कर्मचारियों के साथ भी बैठक की और सारी जानकारियां हासिल की। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के अलावे एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भी बात की है और लोगों को भरोसा दिया है। हम लोग अस्पताल देखने के लिए आए थे, क्योंकि अभी हम लोग का अगला वेव संभावित है
तो हम जो भी हम लोग के पास रिसोर्सेज है उसको हम लोग देख रहे हैं, और फ्यूचर में यदि संक्रमितों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसका यूटिलाइजेशन वाला पार्ट के लिए हम लोग अभी से ही रिसोर्स को देख रहे हैं। इधर औरंगाबाद जिले के ओबरा में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि लगातार व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, वहां पर सेवाएं की जा रही है, ऐसे में राजद के जो विधायक हैं उन्होंने यहां पर सेवा दी है और ऐसे में अब ओबरा विधानसभा के दोनों प्रखंडों में स्थापना की गई है और वहां लोग पहुंच रहे हैं। विधायक ऋषि कुमार यादव ने ओबरा विधानसभा के दोनों प्रखंड में मुफ्त दवाओं की व्यवस्था की है और अन्य चिकित्सीय सेवा जो है वो देने का निर्णय लिया है। इधर जमुई में निजी क्लिनिक के महिला स्टाफ के साथ डॉक्टर के द्वारा जबरदस्ती व मारपीट किए जाने का मामला थाना पहुंचा है। हालांकि थानाध्यक्ष ने 20 घंटे तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद जब इसकी जानकारी डीएसपी के संज्ञान में गया तो उन्होंने थानाध्यक्ष को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। दरअसल जमुई जिले के झाझा स्थित जनता सेवा सदन के हॉस्पिटल के संचालक द्वारा, जिनका नाम डॉक्टर के सेठी है, उनके ऊपर अस्पताल में कार्यरत एक लड़की ने आरोप लगाया है। लड़की ने डॉक्टर के ऊपर घिनौनी करतूत के साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद झाझा एसडीपीओ ने जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जिन्होंने झाझा थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि अस्पताल संचालक के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और इसको लेकर के जो पीड़िता है उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले के बाद जब डीएसपी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं लड़की ने आरोप लगाया है कि जो संचालक हैं, अस्पताल के जो संचालक हैं, वो पहले से ही लड़की को परेशान करते हैं। लड़की का यह भी कहना है कि उनके ऊपर परिवार के लोगों का हाथ नहीं है, यानी कि उनके पिता नहीं है, और ऐसे में उसको बेसहाय असहाय समझ करके अब संचालक जो हैं उन्होंने गंदी काम करने की उसके साथ कोशिश की है। और हमारे साथ जमुई से हर्ष जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्या लगता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में अस्पताल प्रशासन पर इतनी बड़ी जो बात कही गई है, जो आरोप लगे हैं, और दूसरी तरफ अब खुद थानाध्यक्ष भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आखिर में क्या मामला है पूरा? जी देखिए निर्भय, आपको बता दूं कि लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं और प्रशासन का कोई कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। और आपको बता दूं कि पीड़िता, हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दें कि पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई 20 घंटे तक नहीं की गई। और हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा उस खबर को पुख्ते से चलाए जाने के बाद एसडीपीओ ने संज्ञान लिया और थाना प्रभारी को सख्त हिदायत दी कि तुरंत वो प्राथमिकी दर्ज करे। और इसके बाबत में इस आलोक में जो है एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो थाना प्रभारी है उनका उस वक्त कहना था, जब हमारे मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस पर बयान देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको डीजीपी का आदेश है कि वो किसी भी प्रकार का बयान ना दे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बिल्कुल डीजीपी का, और बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, डीजीपी का ये बयान है, डीजीपी का ये कहीं ना कहीं आदेश है, ठीक है आदेश है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए डीजीपी ने तो नहीं रोका है ना, सवाल उनसे ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने उनसे ये भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर स्पॉट पर भी किसी मामले में रहता हूं तब भी मैं किसी भी प्रकार का बयान देने में असमर्थ हूं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। निर्भय, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है और इस तरीके से। लेकिन हर्ष, आपने पीड़िता से भी बात करने की कोशिश की, पीड़िता आखिर में आरोप जो लगा रही है, क्योंकि मामले हैं और जांच के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा, लेकिन अगर पीड़िता से आपने बात की तो पीड़िता ने किस तरीके के आरोप लगाए, क्या सच में उसके साथ घटना हुई है और उसको लेकर के जो आरोप लगा रही है वो आरोप किस तरीके के हैं? जब हमने पीड़िता से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आवेदन उन्होंने थाना में दिया तो मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ जो मारपीट हुई थी उनमें इंजुरी करवाने का प्रशासन को जो है उस आलोक में ध्यान देना चाहिए था। लेकिन प्रशासन के द्वारा आवेदन लेने के बाद उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन थाना प्रभारी ने कहा कि आप आवेदन देकर जा सकते हैं, हम इस मामले में बातचीत करेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत संगीन मामले को दर्शा रहा है। और हमने जब पीड़िता से बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि जो है डॉक्टर के द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया जाता है कि उनके माँ बाप की छत्र छाया नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पीड़िता ने ये भी कहा कि मैं महिला थाना और कोर्ट तक जाकर इस मामले को गंभीरता से लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगी। चलिए, आरोप को लेकर के आपने जो अस्पताल संचालक हैं जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं उनसे बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैंने उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी पीड़िता के द्वारा आवेदन में दर्शाया गया वो सारी चीजें गलत है और डॉक्टर का कहना है कि पीड़िता ने जो भी आरोप लगाए हैं वो भी बेबुनियाद है। हाँ, थोड़े बहुत काम नहीं करने के एवज में डॉक्टर का कहना है। हमने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने उन पर हाथ उठाया है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। निर्भय, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आरोप लगे हैं डॉक्टर, और डॉक्टर ने इस बात की स्वीकृति दी है, लेकिन जो आरोप महिला ने लगाया है वो संगीन आरोप है और ऐसे में अब आरोपों को लेकर के प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर में क्या कुछ पूरी स्थिति खुलकर सामने आती है। मेरे साथ मारपीट किया, हाथापाई हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया डॉक्टर कन्हैया कुमार सेठी। तो उसी का विरोध किया तो वो पूरा हमको मारा चप्पल खोल के। ईशा बास्के के आवेदन के संबंध में आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि उनके द्वारा एक आवेदन झाझा थाना को दिया गया है। मैंने थाना अध्यक्ष झाझा को निर्देशित किया है कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानून। इधर दरभंगा पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 60 किलो गांजा और 6,15,000 कैश, एक मोटरसाइकिल सहित कई मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि दरभंगा के हायाघाट पुलिस टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा बीती रात 2 जगहों पर छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हायाघाट थाना पुलिस हमारे टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा कल रात में छापामारी करके हायाघाट थाना अंतर्गत और बगल के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत 2 जगह पर छापामारी की गई। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इससे 60 किलो गांजा बरामद हुआ है, 6,15,000 कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक, साइकिल, 5 मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इनकी सूचना थी कि ये हमारे जिला अंतर्गत गांजा की सप्लाई कर स्तर पर कर रहे हैं। इधर लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक 25 साल की बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। दरअसल हलसी थाना के मानपुर गांव के निवासी गोलू पासवान बिजली डेकोरेशन का काम किया करता था। एक शादी समारोह में बिजली से संबंधित काम करने के लिए वह पोल पर चढ़ा। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि लखीसराय के मानपुर गांव का यह मामला है, जहां पर जो बिजली मिस्त्री है वो शादी समारोह में बिजली का काम करने गया था, लेकिन और इस दौरान वो पोल पर चढ़ रहा था। अचानक बिजली करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इधर प्रदेश में मानसून के बीच बढ़ने वाले बाढ़ के खतरे को देखते हुए बेगूसराय जिले में भी प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई है। आपको बता दूं कि बांधों की सुरक्षा को लेकर लगातार संवेदनशीलता प्रशासन दिखा रही है, जिसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार चौधरी ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के किल्ली पहाड़पुर, बंदवार, अजौर, परना सहित विभिन्न जगहों पर गंडक के तटबंधों का निरीक्षण किया। आपको बता दूं कि पिछले साल बाढ़ के समय यहां कई जगहों पर बांध में सीपेज की समस्या उत्पन्न हो गई थी तथा दरारें भी आ गई थी, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही इस बार तैयारी कर लेना चाहती है ताकि लोगों को किसी तरीके की समस्या न उत्पन्न हो। हम लोग बांधों का, तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हैं, एएसडीएम साहब हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी भी हैं। और बांधों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो पूर्व में पिछले साल कहीं कहीं पे सीपेज की घटनाएं हुई थी, शिकायत आई थी, तो हम लोगों ने उस समय उसको कवर किया था बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से। इस बार भी हम लोग वही निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमजोरी है, तो उसको अभी ही
नज़र में रख करके उसको लोग उसका तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश में खास करके बाढ़ वाले इलाके हैं वहां पर काफी स्थिति बिगड़ जाती है और ऐसे में पिछली साल की अगर बात की जाए तो पिछली साल भी बेगूसराय में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी और इसको लेकर के खुद स्थानीय सांसद भी वहां पहुंचे थे और वहां स्थितियों का जायजा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से प्रशासन की सख्ती यहां पर दिख रही है और बेगूसराय में खुद प्रशासन जो है वो किसी भी तरीके की कमियां नहीं छोड़ना चाहती है ताकि मानसून के आने के बाद जब तेज बारिश हो और बारिश के बाद जो बाढ़ आएंगे उस बाढ़ से लोगों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर प्रशासन की सक्रियता दिख रही है और ऐसे में प्रशासन पहले ही तैयारियों में जुटा हुआ है। इधर बात अब झारखंड की करते हैं। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में प्रखंड स्तरीय जन सर्वे और एंटीजन टेस्ट आधारित कोविड जांच अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बोकारो जिला और दुमका जिला को प्रथम चरण के लिए चयनित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत खुटरी पंचायत के सेविका अनीता देवी, सहायिका मीना देवी और सीएचओ प्रियंका मुर्मू से भी ऑनलाइन बात किया। सबसे पहले स्क्रीनिंग दल जाएंगी, डोर टू डोर विजिट करेंगी, सभी सदस्यों के नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, कोविड से संबंधित जितने भी लक्षण हैं वो पूछेंगे स्क्रीनिंग के थ्रू। अगर इनमें से कोविड के एक भी अगर लक्षण पाए गए तो वो टेस्टिंग दल वहाँ पे पहुँचेंगे। टेस्टिंग दल पहुँच के वहाँ पे कोविड की टेस्टिंग होगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू होगी। अगर उनमें से अगर कोई भी पॉजिटिव आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक किया जाएगा। अगर 94 से अगर बिलो आता है तो उसको रेफर किया जाएगा कोविड केयर सेंटर से। और हमें ये कार्य दिया गया है 25 मई से लेकर के 5 जून तक का, जो हम लोग को घर घर जाके सर्वे करना है। सर्वे के दौरान हम लोग को देखना है कि कोविड से लक्षण सहित अगर किसी को कोई लक्षण है तो हम लोग को उनको सर्वे करना है। सर्वे करके हम इधर देवघर पुलिस ने जिला में हुए 5 लूटकांड समेत एक गोलीबारी कांड का खुलासा किया है। इस मामले में शामिल 4 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि लूटकांड का सरगना हामिद अंसारी उस प्रधान अपने दर्जन भर साथियों के साथ अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिसकी जानकारी देते हुए देवघर एसपी अश्वनी सिन्हा ने बताया कि 22 अप्रैल को मधुपुर के चंदमारी में व्यवसायी मनोज मोदी की दुकान और कार्यालय से 5 लाख रुपए की लूट, 8 मई को सरठा थाना क्षेत्र के व्यवसायी के साथ लूट, 11 मई को बंदडी स्थित बैंक ऑफ इंडिया में सीएसपी संचालक से लूट संबंधित कई मामलों का पुलिस ने सफलतापूर्वक जांच कर लिया है। इन कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त जो अपराध कर्मी सामने आए हैं उसमें हमीद अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, जाकिर अंसारी, गुल मोहम्मद, डोमा, पाचू मौलवी, याजिम और कुछ अन्य अपराध कर्मियों के नाम सामने आए हैं। यह बात दीगर है कि हामिद अंसारी उर्फ मुखिया इन सब के गैंग का हेड है। इधर गुमला जिले के चैनपुर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त अतासियुस कजूर को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ सिरिल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पत्नी को मृतक आनंद तिर्की ने बीते 10 मई को उनके घर जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। महिला ने इस बात की जानकारी अपने आरोपी पति को दी, जिसके बाद आरोपी ने मृतक की हत्या कर उनके शव को शंख नदी में फेंक दिया था। का रहने वाला और उसको जो मारा था उसका नाम भी पता चल गया है, गिरफ्तारी हो गई उसकी। और उसका नाम अंतासियस कजूर है और शंख सिमरा टोली चैनपुर का है।
इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने यास तूफान को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी जिला पदाधिकारियों को तूफान की आशंका को देखते हुए उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर लेने को कहा गया है। साथ ही जिले में तैनात आपदा मोचन बल को भी अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। इस तूफान का असर बिहार में भी 30 मई के बीच में दिख सकता है। इस दौरान भारी वर्षा और तेज हवा के साथ साथ ठनका गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। Cyclone Yaas has developed into a deep depression as we speak, and it is moving towards the Odisha coast on the conjunction of Odisha and West Bengal, and it is likely to make landfall sometime on the 26th of May, which is day after tomorrow. In view of this, deployments of NDRF teams have been made. 52 teams will be deployed in Odisha. 32 teams were already in place. 20 more teams are on their way. Similarly, 35 teams are already deployed in West Bengal as per the। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।